मेरा नाम राधिका है। मैं एक हाउसवाइफ थी। मेरे पति दूसरे शहर में काम किया करते थे। अभी मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं था और मेरी ससुराल में भी कोई नहीं था, इसलिए मैं सारा सारा दिन घर में अकेली रहती थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई नौकरी कर लेती हूँ। लेकिन एक दिन मेरी फ्रेंड से जब मैंने कहा कि मैं सारा दिन अकेली और फ्री रहती हूँ, अगर कोई नौकरी हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरी फ्रेंड ने कुछ दिनों के बाद मुझे एक ओल्ड एज होम की वार्डन की नौकरी के बारे में बताया। उसने कहा कि क्या तुम ओल्ड एज होम में नौकरी कर सकती हो, वहाँ पर तुम्हें पैसे भी अच्छे मिलेंगे और वहाँ की औरतों के साथ तुम्हारा टाइम भी पास हो जाया करेगा। ओल्ड एज होम में सिर्फ 50 साल की औरतें ही होती हैं। तुम्हें उनकी देखभाल करनी है। मुझे ये नौकरी कोई घाटे वाली नहीं लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये नौकरी तो बहुत अच्छी है। मैं ये नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी फ्रेंड ने इस नौकरी के बारे में एक बड़ी ही अजीब बात बताई। मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये नौकरी हमारे शहर में नहीं, बल्कि तुम्हें ये नौकरी करने के लिए एक गांव जाना पड़ेगा। ये ओल्ड एज होम एक गांव में मौजूद है। इस गांव में मेरे चाचा जी का घर है। मैं कुछ दिन पहले अपने चाचा जी के घर गई थी, तब उन्होंने मुझे इस गांव के ओल्ड एज होम के बारे में बताया था और कहा था कि अगर कोई यहाँ पर वार्डन की नौकरी करना चाहे तो उसे बता देना, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब हमारे गांव की औरतें तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैंने सोचा कि मैं इस नौकरी के बारे में तुम्हें ही बता दूं। तुम इस नौकरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन पहले एक बार मैं अपने हस्बैंड से इस बारे में परमिशन ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपना घर छोड़कर गाँव में रहना पड़ेगा। मेरी फ्रेंड ने कहा, तुम्हें वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे चाचा जी तुम्हें वहाँ पर रहने के लिए एक कमरा किराए पर दिलवा देंगे। तुम आराम से वहाँ रह सकती हो। वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने अपने पति को कॉल की और उनको सब कुछ बता दिया। मेरे पति को मेरी इस नौकरी से कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी घर पर नहीं रहता तो तुम्हें सारा दिन अकेले रहना पड़ता है। तुम चाहो तो ये नौकरी कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। मैं अपनी फ्रेंड के चाचा के गांव में चली गई और वहां जाकर मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पर मुझे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई मिली। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और डर दिखाई दे रहा था। मैं उस औरत को देखती तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने उसे पहले भी कभी देख रखा हो। इस बूढ़ी औरत की उम्र लगभग 75 साल होगी। इस बूढ़ी औरत को देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे ये मुझसे कुछ कहना चाहती है। मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए लगभग 15 दिन गुजर गए थे, लेकिन रोज ये मुझे बूढ़ी औरत ओल्ड एज होम के बाहर नजर आती थी। इस ओल्ड एज होम में 25 से 30 साल की औरतें रहती थीं, जबकि ओल्ड एज होम तो बूढ़े लोगों के लिए होता है। और ये बूढ़ी औरत जो ओल्ड एज होम के बाहर खड़ी रहती थी, ये इस ओल्ड एज होम के अंदर जाकर क्यों नहीं रहती थी। जब भी मैं किसी काम से बाहर निकलती तब ये बूढ़ी औरत मेरे सामने आ जाती थी और मुझे घूर घूर कर देखती रहती थी। लेकिन जब मैं इस बूढ़ी औरत को नज़र भरकर देखती तो ये मुझसे अपनी आंखें फेर लेती थी। मैंने एक दिन इस औरत से बात करने का फैसला किया। दरअसल मैं इतने बड़े ओल्ड एज होम की एक अकेली ही वार्डन थी। ये ओल्ड एज होम एक गांव के बीच में मौजूद था। इस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे और यहाँ पर मैंने गांव के लोगों के मुंह से सरपंच के बारे में बहुत कुछ सुना था कि यहाँ पर कानून से ज्यादा सरपंच के फैसले को अहमियत दी जाती है। जिस गांव में सरपंच का राज चलता हो उस गांव में हमेशा कानून कमजोर होता है, क्योंकि गांव के लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं, इसलिए सरपंच के फैसले को ही अपना फैसला समझ लेते हैं और सरपंच के आगे अपने हथियार डाल देते हैं। मैं तो यहाँ पर बड़ी समझदारी से रहती थी, ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करती थी और हमेशा अपने काम से काम रखती थी। लेकिन मैं आज भी इस बूढ़ी औरत को देखकर यही सोच रही थी कि आखिर ये औरत ओल्ड एज होम के बाहर क्यों खड़ी रहती है। अगर ये कोई गरीब औरत है तो फिर ओल्ड एज होम के अंदर आकर क्यों नहीं रह लेती। वैसे तो ये बुढ़िया मुझे सारा दिन नजर नहीं आती थी, लेकिन जब रात को मेरे घर जाने का टाइम हो जाता तो ये सड़क के किनारे किसी गहरी सोच में गुम होती थी। रात को ओल्ड एज होम में किसी दूसरे वार्डन की ड्यूटी होती थी। मेरी ड्यूटी बस सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक की ही होती थी। मेरा इस बूढ़ी औरत से बात करने का बहुत दिल करता था, क्योंकि ये अक्सर ही मुझे ऐसे घूरती थी जैसे कि इसका मुझसे कोई पुराना कांटेक्ट हो। लेकिन फिर मुझे इस अनजान औरत से बात करते हुए भी डर लगता था। फिर एक दिन वो हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
ओल्ड एज होम में एक औरत की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। इसको बहुत तेज़ बुखार था और इसे संभालने के लिए मेरी ख़ास ज़रूरत थी। वो पागलों वाली हरकतें कर रही थी। दिन में मेरी ड्यूटी होती थी और रात को दूसरी वार्डन की ड्यूटी होती थी, लेकिन सारी औरतों को मुझसे बहुत लगाव हो गया था, इसलिए वो मुझे ज़्यादा पसंद करती थी। तो उस औरत का ध्यान रखने के लिए मुझे ही रुकना था। मैं नहीं चाहती थी कि उस औरत की और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए। उस औरत का नाम मोहिनी था, इसलिए मैंने आज रात वाली वार्डन को वापस भेज दिया था और मैं ओल्ड एज होम में रुक गई थी। मैंने सोच लिया था जब तक मोहिनी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, वरना ऐसा न हो कि मेरे पीछे मोहिनी को कुछ हो जाए। ओल्ड एज होम के बाहर 2 चौकीदार भी बैठे होते थे। वो दोनों तो बहुत बेवकूफ़ थे, उनसे तो किसी अच्छे काम की उम्मीद ही नहीं थी। उस रात मैंने वहीं पर रहने का फैसला किया था, लेकिन उसी रात मेरा उस बूढ़ी औरत से टकराव हो गया। मैं किसी काम के लिए बाहर जा रही थी, तभी अचानक मुझे वो बूढ़ी औरत ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पर बैठी हुई दिख गई। कुछ ऐसा हुआ कि मैं मोहिनी को खाना खिलाकर सुला चुकी थी। उसकी तबीयत में कुछ सुधार नजर आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं गेट पर जाकर चौकीदार को बोल देती हूँ कि मुझे नींद आ रही है, मेरे लिए चाय लेकर आ जाए। अभी 11 बजे थे तो आसानी से चाय भी मिल जाती। मेरे साथ साथ ओल्ड एज होम की कई औरतें भी जाग रही थीं कि तभी अचानक मुझे ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पर कोई बैठा हुआ नजर आया। मैंने ओल्ड एज होम के दरवाजे को खुला रखा हुआ था। मैं जब सीढ़ियों से उतरकर नीचे गई तो मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। ये बड़ी अजीब बात थी कि रात के 11 बजे के टाइम पर इतना अंधेरा छाया हुआ था और ये बूढ़ी औरत सीढ़ियों पर बैठी हुई क्या कर रही थी। मैं जब उस बूढ़ी औरत के करीब गई तो मैंने उससे कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने देखा कि बुढ़िया की आंखें तो लाल हो रही थी, उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे देखकर वो हंसने लगी। मैं समझ नहीं पाई थी कि वो आखिर क्यों हंस रही थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत के हाथ कांप रहे थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और वो इतनी ठंड में इतनी रात को यहाँ पर मौजूद थी। मैंने दिल में ऐसा सोचा कि ना जाने वो यहाँ पर क्या कर रही है। जब उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो मैं आगे बढ़ने लगी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो उस बूढ़ी औरत ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा। मुझे चौकीदार को आवाज़ देनी थी, लेकिन सोचा कि मैं खुद ही इनसे बात कर लेती हूँ। वो औरत मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान के लिए बेटी, तुम मेरी बेटी को यहाँ से निकाल दो। मेरी बेटी इस ओल्ड एज होम में कैद है। मेरी बेटी को इन लोगों ने ओल्ड एज होम में कैद किया हुआ है। वो बूढ़ी औरत ये बात कहकर रोने लगी। मैंने कहा, आपकी कौन सी बेटी इस ओल्ड एज होम में? यहाँ तो बहुत सारी औरतें हैं, इनमें से आपकी बेटी कौन सी है? आप मुझे ठीक से बताइए और अपने बारे में भी बताइए, क्योंकि मैं भी आपके बारे में कुछ नहीं जानती। आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आप मुझे ठीक से पूरी बात बताओ। इस तरह तो मेरी कुछ भी समझ नहीं आएगा। वो कुछ बता ही नहीं रही थी, बल्कि रोए जा रही थी। मैंने कहा, मैं आपकी मदद तभी कर सकती हूँ जब आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ठीक ठीक से दोगी। इसलिए ज़रूरी यही है कि आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। मैंने बड़े प्यार से उनसे ये बात कही थी, लेकिन वो तो रोई जा रही थी और खामोश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मुझसे कहने लगी, अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। बस मैं बहुत मजबूर हूँ, जिस वजह से तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तुम मेरी बेटी को इस ओल्ड एज होम से आज़ाद कर दो। मैं उस औरत की बातें सुनकर बहुत हैरान रह गई थी। आखिर वो क्या चाहती थी? उनके कहने का क्या मतलब था? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि शायद ये पागल औरत है, तभी तो इस तरह की बातें कर रही है। और उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर भी यही लगता था कि वो पागल है या फिर डिप्रेशन का शिकार है। बस वो बार बार यही कहे जा रही थी कि मेरी बेटी को इस ओल्ड एज होम से आज़ाद कर दो। मैंने सोचा कि मैं सुबह ओल्ड एज होम की किसी औरत से इस बूढ़ी औरत के बारे में पूछूंगी, और सुबह को मैंने ऐसा ही किया। सुबह तक मोहिनी की तबीयत भी कुछ बेहतर हो गई थी। सुबह को मैंने ओल्ड एज होम की एक समझदार औरत से इसके बारे में बात की तो उसने मुझे बताया कि यहाँ ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पर जो बूढ़ी औरत बैठती है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, इसलिए वो ऐसी बातें करती है। सबको यही लगता है कि वो पागल है। ये सुनकर मैं बड़ी हैरान हुई थी और जो मैंने आइडिया लगाया था वो बिल्कुल ठीक था।
जिस तरह की बातें वो बूढ़ी औरत कर रही थी, उसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो पागल है और बहकी बातें कर रही है। लेकिन फिर वो अपनी बेटी को इस ओल्ड एज होम से आज़ाद करवाने जैसी बातें क्यों कर रही थी? ये सारी बातें मुझे कुछ परेशान कर रही थी। मैंने सोचा कि अगली बार जब वो बूढ़ी औरत मुझे मिलेगी तो मैं उससे दोबारा से बात करूंगी। लेकिन 2-3 दिन तक वो बूढ़ी औरत मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने फिर भी उस बुढ़िया की तरफ से अपना ध्यान यही सोचते हुए हटा लिया कि ये तो पागल औरत ही है, जिसकी बातों ने मुझे बेवजह परेशान कर दिया था। लेकिन इस बारे में तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि दोबारा से मेरा सामना उस बूढ़ी औरत से हो सकता है। ये लगभग 1 हफ्ते बाद की बात है। मैं रात के 8 बजे ओल्ड एज होम से अपने घर जाने के लिए निकल रही थी। तभी अचानक वो बूढ़ी औरत मुझे ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पर बैठी हुई मिली। मैंने उनको ओल्ड एज होम के अंदर आने का इशारा किया। आज मैं उनसे ढंग से बात करना चाहती थी और जानना चाहती थी कि वो चाहती क्या है, उनको क्या परेशानी है और वो ऐसी बहकी बातें क्यों करती है। लेकिन इतनी ही देर में ओल्ड एज होम के आगे एक बड़ी सी कार आकर रुकी। बूढ़ी औरत की भी उस कार पर नजर चली गई और वो कार को देखते ही वहां से जाने लगी और जाते हुए एक बार भी उन्होंने ओल्ड एज होम को पलटकर भी नहीं देखा। वो वहां से चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस बुढ़िया को इस गाड़ी से डर लग रहा हो। मैं ये देखकर हैरान रह गई और फिर मेरा ध्यान भी कार पर ही था। कार में से एक उम्रदार बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी बाहर निकला। उसके सर पर पगड़ी भी थी। उस आदमी की कार को देखकर लग रहा था कि वो कोई बहुत अमीर आदमी है। उस आदमी के साथ साथ 4-5 लोग भी मौजूद थे जो कार से बाहर निकले थे। वो आदमी ओल्ड एज होम की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ आ रहा था। एटीट्यूड तो उस आदमी के चेहरे से ही झलक रहा था। मुझे उस आदमी को देखकर ऐसा लगा कि गांव का कोई अमीर आदमी है। वो आदमी ऊपर आ गया और कहने लगा कि राधिका जी आप ही हैं? मैंने कहा जी मैं ही हूँ राधिका। तो वो कहने लगे कि हमें आपसे ही बात करनी है। मैंने कहा जी चलिए ऑफिस में चलते हैं, आराम से बैठकर बात करते हैं। उसके बाद हम लोग ऑफिस में चले गए और वो आदमी मेरे सामने रखी हुई चेयर पर बैठ गया। उन्होंने बताया कि मैं इस गांव का सरपंच हूँ। आखिरकार मैंने आज गांव के सरपंच को देख ही लिया था, क्योंकि मैंने यहाँ लोगों के मुंह से सरपंच जी के बहुत चर्चे सुने थे। मैंने देखा कि सरपंच की आंखों में एक अजीब सा गुरूर था। वो कहने लगा कि मैडम मुझे आपका कुछ वक्त चाहिए। हमें पता है कि आप अपने घर की तरफ जा रही हो, लेकिन हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैंने कहा जी कहिए, मैं आपकी बात सुनकर ही जाऊंगी। सरपंच बड़ा ही बात वाला आदमी लग रहा था। वो कहने लगा कि क्या आपको पता है इस ओल्ड एज होम में औरतें बंद हैं? वो क्यों और किस लिए इस ओल्ड एज होम में रहती हैं और उन सबको किसने इस ओल्ड एज होम में रहने की परमिशन दी है? हालांकि आपने ये तो सुना होगा कि गांव में जुर्म बहुत कम होते हैं, फिर इस ओल्ड एज होम में सिर्फ 25 से 30 साल तक की उम्र की ही औरतें क्यों रहती हैं? क्या आपके दिमाग में कभी भी ये सवाल नहीं आया? इस बात ने तो मुझे भी हैरान कर दिया था। कभी मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि इस ओल्ड एज होम में सिर्फ 25 से 30 साल तक की उम्र की औरतें ही क्यों रहती हैं। मैंने सरपंच जी से कहा नहीं, मेरे दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया। इन औरतों के पास कोई सहारा नहीं, इसलिए ये औरतें यहाँ पर रहती होंगी। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इंसान का कोई अपना नहीं होता तो वो कहीं ना कहीं रहने के लिए अपना ठिकाना ढूंढ ही लेता है। इसी तरह से इन औरतों ने भी यहाँ पर रहने की जगह ढूंढ ली। मेरी बात सुनकर सरपंच जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी थी। वो कहने लगे कभी आपने ये नहीं सोचा कि सिर्फ औरतें ही क्यों, लड़कियां भी तो बेसहारा हो सकती है, बूढ़ी औरतें भी तो बेसहारा हो सकती हैं। मैं इस गांव का सरपंच हूँ और इस गांव पर मेरा राज चलता है। ये ओल्ड एज होम मैंने ही बनाया है और हर महीने जो आपको वार्डन की नौकरी के पैसे मिलते हैं वो भी मैं ही आपको भिजवाता हूँ। यहाँ पर कोई सरकार या कानून काम नहीं करता। यह हमारा गांव है, इसमें मेरी मर्जी चलती है। यहाँ का पत्ता भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता। यहाँ कानून की नहीं मेरी चलती है। सरपंच जी की ये बात सुनकर तो मैं बहुत चौंक गई थी। मैंने उनसे कहा कि अच्छा तो आपको यहाँ का सरपंच होने पर बहुत घमंड महसूस हो रहा है। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगे हमने सुना है कि आप इन औरतों का अच्छी तरह से ख्याल रखती हो। हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी। जो वार्डन रात में नौकरी करती है उससे कई गुना बेहतर आप इस ओल्ड एज होम को संभाल रही हो। आपके यहाँ पर रहने वाली औरतों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई।
आप उनका बड़ा ख्याल रखती हो। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि चलो हमारा बनाया हुआ ओल्ड एज होम अच्छा चल रहा है, जहाँ पर औरतों को कोई परेशानी नहीं। देखिए, मैं यहाँ आपसे कोई बहस करने नहीं आया, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इन औरतों का ख्याल रखती हो, अच्छी बात है, क्योंकि यही तो आपकी नौकरी है। लेकिन कभी भी आपको इन औरतों में से किसी को भी ओल्ड एज होम से बाहर नहीं निकलने देना, चाहे वो आपके साथ आदत में कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, चाहे उनका कोई भी पर्सनल काम क्यों ना हो। आप यहाँ के चौकीदार को बता देना, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी हम ओल्ड एज होम के अंदर ही उस चीज़ को मौजूद करवा देंगे। लेकिन आपको इन औरतों में से किसी एक औरत को भी ओल्ड एज होम से बाहर नहीं आने देना। ये औरतें तब तक इस ओल्ड एज होम में रहेंगी जब तक इनके पति इनको यहाँ से लेने नहीं आ जाते। मैंने सरपंच जी से बड़ी हैरानी से सवाल किया, क्यों सरपंच जी, क्या इनके पति इनको यहाँ ओल्ड एज होम में रहने के लिए छोड़ गए? आखिर इन औरतों की क्या गलती है? ये इस ओल्ड एज होम में क्यों कैद रहेंगी? और अगर ये औरतें शादीशुदा हैं, इनके पति हैं, तो फिर वो इनको यहाँ क्यों छोड़ गए? सरपंच मेरी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। सरपंच जी कहने लगे, लगता है कि आपने इन लोगों के मुंह से इनकी गलती को नहीं सुना। इन सब औरतों की एक बहुत बड़ी गलती है। ये मेरे कहने पर इस ओल्ड एज होम में रहती हैं और इन सब के पति मेरे कहने पर ही इनको यहाँ पर छोड़कर गए। इनकी गलती इतनी है कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ये सारी की सारी बांझ औरतें हैं और मेरा यही मानना है कि जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती उसका ससुराल में कोई मकाम नहीं होता। इसलिए उसको घर वालों से अलग ही रखा जाए, बल्कि उसे अपने ससुराल और मायके वालों से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। वो औरत अपने पति के लिए किसी काम की नहीं होती। और फिर ऐसी बांझ पत्नियां जो अपने पति को बच्चों की खुशी न दिखा सके, उनको जीने का कोई हक नहीं होता। ये तो मैं हूँ जिसने इन औरतों के लिए गांव में एक बड़ा सा ओल्ड एज होम बनवाया और इस ओल्ड एज होम में इन औरतों की ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद कर दी और इनका ख्याल रखा जा रहा है। गांव के सरपंच के अनोखे किस्से तो मैंने बहुत सुने हुए थे, लेकिन आज मैंने उसकी सोच को भी परख लिया था। ये सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ था कि सरपंच ऐसा इंसान था जो औरतों को पैर की जूती समझता था। मैंने सरपंच से सवाल किया कि 25 से 30 साल की उम्र की औरतें, इतनी उम्र में तो हमारे शहर में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, लेकिन आप लोग उससे माँ बनने की उम्मीद लगा रहे हैं। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई भी लड़की शादी के 2-3 साल बाद ही आपकी गोद में बच्चा लाकर डाल दे? सरपंच कहने लगा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हमारे गांव में 25-30 साल की उम्र में शादी नहीं की जाती, बल्कि हमारे गांव में 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है और हम 30 साल की उम्र तक इनको मौका देते हैं कि जब तक ये 30 साल की नहीं हो जाती तब तक ये बच्चा पैदा नहीं करती तो इनको इनके ससुराल से निकाल दिया जाता है। और अगर 30 साल की उम्र के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो गया तो वही औरत अपनी ससुराल और पति के साथ रह सकती है। मुझे सरपंच के मुंह पर थूकने का मन कर रहा था। ये कितना गिरा हुआ इंसान था कि इन औरतों के अभिमान के साथ खेल रहा था। और ये कैसा गांव है? इस गांव के लोग क्या पागल हो गए हैं? अपनी इतनी छोटी छोटी बेटियों की शादी, जो कि ठीक से जवान भी नहीं होती, सिर्फ 16 साल की उम्र में कर देते हैं। और फिर जब कोई लड़की बच्चा पैदा नहीं करती तो उसे ही ओल्ड एज होम में बंद कर दिया जाता है। ये कोई अच्छा कानून नहीं था। सरपंच जैसे इंसान को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जबकि अब यह हकीकत सामने आ गई थी कि जो गांव का सरपंच है वो बहुत ताकतवर इंसान है और गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं और उसका कहना मानते हैं। उससे पंगा लेना मतलब अपनी नौकरी से हाथ धो बैठना। मुझे नौकरी इतनी प्यारी नहीं थी क्योंकि मैं कोई गरीब नहीं थी जो मुझे नौकरी की ज़रूरत होती, लेकिन मैं इन औरतों का साथ देना चाहती थी। उस दिन तो मैं सरपंच की बात सुनकर खामोश रह गई थी, क्योंकि मेरे पास सरपंच के खिलाफ एक्शन उठाने का कोई रीज़न नहीं था। वो औरतें भी तो खुशी खुशी इस ओल्ड एज होम में रह रही थी और मुझे इस ओल्ड एज होम में नौकरी करते हुए 3 महीने हो गए थे, लेकिन इस ओल्ड एज होम की किसी भी औरत ने मुझे अपनी परेशानी के बारे में कुछ नहीं बताया था। मुझे पता था कि गांव का कोई भी इंसान सरपंच के खिलाफ अपना मुंह इतनी आसानी से नहीं खोलेगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरा सामना सरपंच जैसे घटिया इंसान से होगा। फिर ना जाने क्यों मेरे दिमाग में अचानक उस बूढ़ी औरत का ख्याल आया। मैंने सरपंच जी से कहा, सरपंच जी, आपने मुझे सारी बात तो बता दी, लेकिन एक बात नहीं बताई,
वो ये है कि रोज रात के टाइम पर ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई होती है। वो बूढ़ी औरत कौन है? क्या आप उसे भी ओल्ड एज होम में बंद करवाना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर सरपंच के चेहरे पर घबराहट भरे एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे। मैंने इतनी देर की बातचीत में इस बात पर सरपंच के चेहरे के एक्सप्रेशन को बदला हुआ देखा था। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरा ये सवाल करना अच्छा नहीं लगा। सरपंच के चेहरे पर गुस्सा आ गया था और उसने उंगली उठाकर कहा कि आज के बाद दोबारा मुझसे उस औरत की बात मत करना, और वो अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। मुझे आइडिया हो गया था कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उस बूढ़ी औरत का इस सरपंच से जरूर कोई ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से ये सरपंच घबरा रहा है। मैं तो हैरान रह गई थी कि ये सरपंच एक बूढ़ी औरत की बात से घबरा गया, और आखिर इस सरपंच के अंदर ऐसा क्या है कि गांव का हर इंसान इसका इतना कहना मानता है। मुझे यहाँ ओल्ड एज होम में रुके हुए काफी टाइम हो गया था। दूसरी वार्डन भी आकर अपनी ड्यूटी पर चली गई थी। रात के 11 बज रहे थे। मुझे अब उस बूढ़ी औरत के बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा था। मैं उस बूढ़ी औरत से बात करना चाहती थी। मैंने टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। फिर सोचा कि चलो चौकीदार से कहती हूँ कि वो देख ले बूढ़ी औरत सीढ़ियों पर बैठी हुई है या नहीं। अगर बैठी हुई है तो वो उसे बुलाकर ऑफिस में ले आए। मैंने चौकीदार को बुलाया और कहा कि उस बूढ़ी औरत को बुलाकर लाओ और उससे कहो कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ। अगर वो भी मुझसे बात करना चाहती है तो मैं उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। चौकीदार कहने लगा, मैडम जी, ये औरत तो हर वार्डन से यही बात कहती है कि मेरी बेटी को यहाँ से निकाल दो। अगर उससे कहा जाएगा कि तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी तो हो सकता है कि वो आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाए। वो क्या चाहती है इस बारे में हम में से किसी को तो नहीं बताती, लेकिन कहती है कि मैं ओल्ड एज होम की वार्डन को ही सारी बात बताऊंगी। मैंने चौकीदार को परमिशन दी और कहा कि चलो ठीक है, उसको मेरे ऑफिस में लेकर आओ। चौकीदार जब बाहर गया तो वो बुढ़िया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। चौकीदार ने मुझे बताया कि मैडम जी, वो बुढ़िया तो बाहर है ही नहीं। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कल मिलेगी तो बात कर लूंगी, इसलिए मैं अपने घर चली आई। अगले दिन जब मैं ओल्ड एज होम आई तो मेरे दिमाग में यही कंफ्यूजन थी कि मैं उस बूढ़ी औरत से बात करूं या नहीं, क्योंकि हमारे ओल्ड एज होम में 2 चौकीदार थे और दोनों ही मुझसे कह रहे थे कि मैडम जी, आप सरपंच जी के इस काम में दखल अंदाजी मत करो। ऐसा करना आपको महंगा भी पड़ सकता है। बस आप अपना काम खामोशी से करती रहो। कभी सरपंच जी के खिलाफ जाने की कोशिश मत करना। कभी कभी ज्यादा किसी काम में इंटरेस्ट लेना भी इंसान के लिए खतरनाक साबित होता है। लेकिन जैसे ही मैं ओल्ड एज होम के अंदर आई तो मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत मेरे ऑफिस में बैठी हुई थी। उसके आसपास ऑफिस में 2-3 ओल्ड एज होम की औरतें भी थीं। ये बूढ़ी औरत मेरी परमिशन के बिना ऑफिस में कैसे चली आई, ये बात तो मुझे पता नहीं थी, लेकिन ओल्ड एज होम की औरतें उससे बड़े प्यार से बात कर रही थीं। मुझे देखते ही वो बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। मैंने सारी औरतों से कहा कि आप अपने कमरे में जाओ। वो सब मेरे कहने के मुताबिक मेरे ऑफिस से बाहर चली गई। मैंने कहा, बताइए माँ जी, आपको क्या परेशानी है? तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटी, इस ओल्ड एज होम में मेरी बेटी भी रहती है। मैंने कहा, आपकी बेटी यहाँ पर रहती है? कौन सी बेटी है आपकी? मैंने तो सुना है कि आपकी कभी शादी ही नहीं हुई। तो वो कहने लगी, मैंने शादी की थी, लेकिन बस ये बात कहकर वो खामोश हो गई। मैं भी इस बूढ़ी औरत से बड़ी परेशान हो गई थी कि अगर इनको कोई परेशानी थी तो ये मुझे खुलकर बताती क्यों नहीं थी। मैं तो इस उलझन में उलझती ही चली जा रही थी। यह औरत मुझे बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं कई बार इस औरत से इसकी परेशानी के बारे में पूछ चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ मुझे सस्पेंस में ही डाल दिया करती थी। मैंने सोच लिया था कि आगे मैं कभी इस बूढ़ी औरत को अपने ऑफिस में नहीं बुलाऊंगी। जब उन्होंने कुछ नहीं बताया तो मैं उनको ऑफिस में बैठा हुआ छोड़कर अपनी ड्यूटी करने के लिए चली गई थी, क्योंकि अब मैं इस औरत के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। शाम का टाइम था, तभी अचानक मुझे आकर चौकीदार ने एक बड़ी ही अजीब बात बताई। वो कहने लगा कि सरपंच आपसे मिलना चाहते हैं। मैं अब इस सरपंच बुढ़े से दोबारा मिलकर अपना दिमाग खराब करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन क्या करती, इस पूरे गांव में इसी सरपंच का सिक्का चलता था, इसलिए मुझे इससे बात करनी ही पड़ेगी। अगर मैं बात नहीं करती तब भी मैं मुसीबत में पड़ जाती।
मैं फटाफट अपने ऑफिस में आई तो देखा कि ऑफिस में ही सरपंच बैठा हुआ था। वो मेरे ऑफिस में इस तरह से बैठा हुआ था जैसे उसका अपना ऑफिस हो। वो मुझे देखकर कहने लगा, मैडम जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी, अगर आप ठीक समझो या नहीं समझो, क्योंकि यहाँ तो मेरा ही हुक्म चलता है कि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि एक रात के लिए ओल्ड एज होम की सारी औरतों को उनके पति से मिलने दिया जाए। लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि जो पति अपनी पत्नियों को घर में नहीं रखना चाहते तो वो यहाँ अपनी पत्नियों के साथ एक रात क्यों गुजारना चाहते हैं। मैंने बड़े गुस्से से सरपंच जी से कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, जब उनके पति को उनकी कोई अहमियत नहीं तो फिर अब वो इनसे क्यों मिलना चाहते हैं, जबकि ये औरतें तो आपके कहने पर इस ओल्ड एज होम में रहती हैं। सरपंच जी कहने लगे, पहले तो आप ये अपना घमंड खत्म कर दो, क्योंकि जो इंसान मुझसे बात करता है उसे मेरे आगे सर झुकाकर बात करनी होती है। आप जानती नहीं हो कि मेरी पहुंच शहर तक है। मैं चाहूँ तो इस नौकरी से क्या आपको आपके शहर से भी निकलवा सकता हूँ। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि बिना कोई सवाल करे आप वही करो जैसा मैं कहता हूँ। इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और यहाँ पर इन औरतों के पतियों के मिलने का बंदोबस्त कर दो। मैं चाहता हूँ कि हर औरत अपने पति से मिले ताकि सारी सच्चाई खुलकर लोगों के सामने आ सके और कोई मुझे गलत साबित ना कर सके। इतना कहकर सरपंच खामोश हो गया था और जाने के लिए खड़ा हो गया। मेरी भी उन औरतों से कोई दुश्मनी नहीं थी और वैसे भी इन औरतों को यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है, तो फिर मैं कौन होती हूँ उनके बीच बोलने वाली। मैंने सरपंच जी के जाने के बाद चौकीदार से कहा कि इनके पतियों को अपनी पत्नियों से मिलने दो। लेकिन फिर एक बड़ी अजीब बात हो गई। चौकीदार ने बताया कि मैडम जी, सरपंच जी चाहते हैं कि सिर्फ इन औरतों की अपने पतियों से मुलाकात नहीं करवानी है, बल्कि इन लोगों को अलग अलग कमरे में सारी रात के लिए अकेला बंद कर देना है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरपंच जी बहुत गुस्सा होंगे। उन्होंने सख्ती से कहा है कि हर औरत अपने पति से इसी तरह से मिले और बिल्कुल वैसे ही प्राइवेसी के साथ जिस तरह से पति पत्नी को एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। मैं भी इन पागलों जैसी हरकतों पर अफसोस में पड़ गई थी। अगर उनके पति अपनी पत्नियों से अकेले में मिलना चाहते हैं तो फिर अपनी पत्नियों को यहाँ क्यों छोड़ा हुआ है, इन्हें घर क्यों नहीं लेकर जाते। फिर मुझे चौकीदार ने एक और बात बताई जिसने मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था। सारी औरतें अपने पति के आने से पहले अच्छी तरह से तैयार होंगी, सजेंगी, संवरेंगी। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने यही सोचा कि इन औरतों की मर्जी, ये जैसा चाहे वैसा कर सकती है। जाहिर सी बात है यहाँ मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, होगा वही जैसा सरपंच चाहते हैं। मैंने चौकीदार से कहकर औरतों को उनके पतियों से मिलने का पूरा इंतजाम करवा दिया था। लेकिन फिर एक बड़ी ही अजीब बात हुई। वो बूढ़ी औरत मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, मैं अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब इन सारी औरतों का ट्रीटमेंट करें, उसके बाद ही रात को ये सारी औरतें अपने पति से मिलें। अब ना जाने ये क्या नई बात मेरे सामने आ गई थी। अब मुझे इस बूढ़ी औरत की भी बात माननी थी। मैंने कहा, ठीक है, जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, मुझे तो सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है। लेकिन वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटी, लेकिन तुम्हें यहाँ से 2-3 घंटे के लिए जाना होगा। मैंने कहा, क्यों? मैं ऐसे अपना ओल्ड एज होम छोड़कर यहाँ से क्यों जाऊं? जब तक मेरी ड्यूटी ऑफ नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि ठीक है, आप नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये सारी औरतें अपने पति से मिलने से पहले डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। मैंने कहा, कैसा इलाज? तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, मुझे एक डॉक्टर साहब मिले जो कि बांझ औरतों का इलाज करते हैं। वो बांझ औरतों के एक ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं जिस इंजेक्शन के बाद वो सारी औरतें अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद जल्दी ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर बुलाओ तुम अपने डॉक्टर को, देखते हैं कि तुम्हारा डॉक्टर कितना काबिल है। अभी रात होने में बहुत टाइम था, इसलिए वो बूढ़ी औरत अपने साथ डॉक्टर को लेकर आ गई। लेकिन जब मैंने डॉक्टर को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना पति था। अपने पति को देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके बाद जो कुछ मेरे पति ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल बात यह है कि मेरे पति ने मुझे बताया कि मुझे पता चला कि तुम इस गांव में नौकरी कर रही हो,
जब मैं घर जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कार से पहले तुमसे मिलने गांव चला जाता हूं और उसके बाद तुम्हें लेकर आ जाऊंगा। मैंने गांव में एंटर ही किया था, तभी अचानक ये बूढ़ी अम्मा मेरी गाड़ी से टकरा गई। ये बूढ़ी अम्मा रोए जा रही थी। जब मैंने इनसे इनकी परेशानी पूछी और इनको बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आप बताओ आपको क्या परेशानी है, आप क्यों रो रही हो, तो इन्होंने मुझे बताया कि गांव के ओल्ड एज होम में मेरी बेटी रहती है जो कि बांझ है और उसके पास अभी तक कोई औलाद नहीं। वहां पर मेरी बेटी ही नहीं बल्कि गांव की ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो कि बांझ हैं और बच्चा पैदा नहीं कर सकती। हमारे गांव के सरपंच ने उन्हें एक ओल्ड एज होम में बंद किया हुआ है। जब तक ये औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तब तक इनको ओल्ड एज होम से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और ये अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं जी सकती। मेरी बेटी भी इसी ओल्ड एज होम में बंद है। ओल्ड एज होम में रहने वाली औरतों को कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन सरपंच का मानना है कि जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। मैंने इस बूढ़ी अम्मा को समझाया कि मैं आपकी बेटी और जितनी भी ओल्ड एज होम में रहने वाली औरतें हैं उन सब का इलाज करूंगा, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अमेरिका में रहकर मैंने औरतों के बांझ पर ही रिसर्च की है। हम लोगों ने एक इंजेक्शन बनाया है जो कि बहुत महंगा है, लेकिन जब वो इंजेक्शन किसी औरत के हाथ में लगा दिया जाए तब वो औरत अपने पति के साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद जल्दी ही प्रेग्नेंट हो जाती है। और मैं ऐसा ही इलाज करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ। मैं भी अपने पति को देखकर बहुत खुश हो गई थी। अब मैं सारी कहानी समझ चुकी थी कि ये बूढ़ी औरत मुझे क्या कहना चाहती थी, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाई। मैंने अपने पति को अंदर जाने की इजाज़त दे दी और मेरे पति ने एक एक करके सारी औरतों पर ट्रीटमेंट किया और उनके इंजेक्शन लगाया। उसके बाद जब रात हो गई तो मैंने सरपंच जी को कॉल की और उनसे कहा कि सारी औरतें तैयार हैं, इनको इनके पतियों से मिलवा दिया जाए। मैंने मुलाकात का सारा बंदोबस्त कर दिया है। सरपंच जी मेरी बात सुनकर बेफिक्र हो गए थे। उन्होंने उन सारी औरतों के पतियों को ओल्ड एज होम में भेज दिया था। रात को मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई थी। इसी के मुताबिक मैं अपने पति के साथ अपने किराए वाले कमरे में आ गई थी और अगले दिन निकलने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन जब मैं गई तो मैंने देखा कि सारी औरतें बहुत खुश नजर आ रही थीं। मुझे अब ये देखना था कि ये औरतें प्रेग्नेंट होती हैं या नहीं। जब कुछ दिन गुजर गए तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पति का किया हुआ इलाज रंग ले आया था। वो औरतें एक एक करके प्रेग्नेंट होती चली जा रही थीं, बल्कि एक दो लेडी की तो मेरे पास रिपोर्ट भी आ गई थी, जबकि बाकी औरतों की भी धीरे धीरे खबर आने लगी। पूरे ओल्ड एज होम में अजीब सी हलचल मची हुई थी और ओल्ड एज होम की औरतें बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो अब सरपंच का घमंड टूट जाएगा। उसी टाइम वो बूढ़ी औरत भी हमारे ओल्ड एज होम में आ गई और उसके साथ साथ सरपंच जी भी ओल्ड एज होम में आए थे। वो दोनों एक साथ ओल्ड एज होम के अंदर दाखिल हुए। मैं आज उन दोनों को एक साथ खड़ा हुआ देखकर हैरान रह गई थी। वो दोनों आपस में बहन भाई थे। मैंने सरपंच जी से कहा कि आप इनके भाई हैं। सरपंच जी कहने लगे, अरे मैडम जी, ये बात तो सारा गांव जानता है कि ये मेरी बहन है, कि आपको नहीं पता कि ये मेरी बड़ी बहन है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या ये आपकी बहन है? तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, रुको बेटी, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। बेटी, सबसे पहले तो इस ओल्ड एज होम की सारी औरतों को उनके घर भेज दो। मैंने जब सरपंच जी की तरफ देखा तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए। इतनी ही देर में मेरे पति भी आ गए थे और हम लोगों को ऐसी बातें करता हुआ देखकर वो मेरे बराबर में खड़े हो गए। सरपंच जी ने तो मेरे आगे हाथ जोड़े हुए थे। मेरे पति को देखते ही बूढ़ी औरत ने भी हाथ जोड़ लिए। सरपंच जी ने कहा कि हाँ मैडम जी, आप सारी औरतों को बाहर निकाल दो। मैं उन सारी औरतों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिनसे मैंने उनका घर छीन लिया, और मैं अपनी बहन से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सरपंच जी मुझसे कहने लगे कि दरअसल मैडम जी, बात यह है कि मैं डॉक्टरों की बातों पर विश्वास नहीं रखता था। आजकल तो हर किसी इंसान में कोई ना कोई बीमारी पाई जाती है, इसीलिए हमारे गांव में एक वैद्य है जो कि बुखार या नज़ला, जुकाम या खांसी हो जाने पर दवाई देता है और हमारे गांव के लोग उसकी दवाई खाने से ठीक हो जाते हैं। जब हमारे गांव के लोग कहते कि हम अपनी पत्नी को शहर का डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, तब मुझे विश्वास नहीं आता था। मैं यही कहता कि हमारे गांव के वैद्य को दिखाओ, अगर कोई परेशानी होगी तो यही हल करेगा, और अगर परेशानी हल नहीं होती तो फिर तुम्हारी पत्नियां बांझ हैं,
हमारे गांव की काफ़ी सारी ऐसी औरतें जो अभी तक बच्चा पैदा नहीं कर रही थी। इसलिए मैंने यही हल निकाला कि इन सारी औरतों को एक ओल्ड एज होम बनाकर उसमें बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती और जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती वो ख़ानदान को आगे नहीं बढ़ा सकती। इसी के साथ साथ मैंने अपनी बहन की छोटी बेटी के साथ भी ऐसा ही किया, उसको भी अपने ओल्ड एज होम में बंद कर दिया। लेकिन जब आपके पति ने इन औरतों का इलाज किया तो आज मुझे भरोसा हो गया कि डॉक्टर भी हमारा मसीहा होता है। सरपंच जी ने मेरे पति के आगे अपने जुड़े हुए हाथ कर दिए और कहने लगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं इन औरतों से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने गांव की औरतों के साथ तो ऐसा किया ही, बल्कि अपनी बहन की बेटी के साथ भी ऐसा ही किया। मैंने अपनी बहन को इस बात पर ललकारा था कि ये औरतें कभी भी मां नहीं बन सकती, लेकिन मेरी बहन हमेशा मुझसे यही कहती कि भगवान एक न एक दिन इन औरतों की प्रार्थना ज़रूर सुनेगा और इनके घर को आबाद कर देगा। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आज सरपंच का घमंड चूर चूर हो गया था। मेरे पति ने भी सरपंच जी को यही समझाया कि गांव के माहौल को बिल्कुल बदल दो, पुरानी बातों को ख़त्म कर दो, अब नया ज़माना है और नए तरीके से लोगों को ज़िंदगी जीनी चाहिए। अब इस गांव में खुशहाली ही खुशहाली है। ओल्ड एज होम को ख़त्म कर दिया गया और सारी औरतें अपनी ससुराल में खुलेआम ज़िंदगी जी रही हैं। उसके बाद मैं भी अपने पति के साथ अपने शहर वाले घर में शिफ्ट हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।